नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल के द्वितीय युग पर। हाँ जी, इसमें हमने क्या है कुछ प्रश्नों पर बात कर ली थी। द्वितीय युग भाग 1 और भाग 2 हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की है हमने। तो उसके आगे कुछ प्रश्न रह गए हैं जो हम भाग 3 में बात करेंगे। ठीक है, भाग 3 में आपका द्वितीय युग पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बाकी के प्रश्नों पर। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं साहित्य से जुड़ी, हम उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 161। 160 प्रश्नों तक हमने क्या है कर लिया है भाग 1 और भाग 2 में। भाग 3 पर बात करें तो प्रश्न नंबर 161, चिरगांव। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? कौन सा कवि है जो जिसका जन्म चिरगांव में हुआ था? तो वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हैं जिनका जो जन्म है वो चिरगांव में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। राष्ट्रकवि गुप्त जी के द्वारा लिखे काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वो प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग के निहालपुर गांव में। और सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 162, सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमें ये करना है। तो इसमें हमें मिलान करना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? रंग में भंग, मृत्युंजय और पथिक किसकी रचना है? बताइए। तो प्रिय प्रवास जो है वो है हरिऔध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रंग में भंग किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मृत्युंजय है रायदेवी प्रसाद पूर्ण की और पथिक है राम नरेश त्रिपाठी की। देखते हैं हमारा ये उत्तर सही है या नहीं। यहाँ पर बात करें तो इसके हिसाब से, हमारे मिलान के हिसाब से जो है प्रिय प्रवास जो है वो उसका तीसरा है, हरिऔध प्रिय प्रवास तीसरा। इसमें 2 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं ना। इस तरीके से ही हमें सॉल्व करना है। रंग में भंग जो है फर्स्ट मैथिली शरण गुप्त, तो इसका जो है फर्स्ट है, बी का फर्स्ट जो है वो सी में है, तो उत्तर नंबर सी हो जाता है हमारा। ठीक है, मृत्युंजय है सी का सेकंड और पथिक है डी का 4। ठीक है, हो गया। देखिए, ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 163 पर। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। अभी हमें क्या है, कृतियों का जो रचनाएं की गई हैं उसका सही अनुक्रम क्या है? कालक्रमानुसार। ठीक है, तो इसमें है जो है साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास और कृष्णायन, इनका कालक्रम गलत है। बात करते हैं प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णायन, इनका कालक्रम बिल्कुल सही है। नीचे के 2 ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कालक्रम। प्रिय प्रवास जो है 1914 में इसकी प्रकाशन हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह रचना है। साकेत जो है 1931 में मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। तुलसीदास की बात करें तो 1938 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कृष्णायन 1943 में द्वारिका प्रसाद की यह रचना है। इसके रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत क्या है? साकेत है। इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक का तुलसी भी कहा जाता है। ठीक है, साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं कुल मिलाकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 164 पर बात करें तो 164, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद? करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद? महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार कौन है?
करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ठीक है, तो इस पंक्ति की जो रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने। जो उक्त पंक्तियाँ हैं उनके रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है और राष्ट्रकवि उपनाम इनको दिया है महात्मा गांधी ने भारत भारती के लिए। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की जो कृतियाँ हैं भारत भारती है पंचवटी, जयद्रथवत, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, काने कुब्ज, अबला विलाप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचनाएं हैं मुख्य रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही, वनवास। श्री रामचरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वह नाम है, मौर्य, विजय है, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, बाबू, मृन्मयी और अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 165, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? किस काव्य युग की जो विशेषता है वो है इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भाग 2 में, भाग 1 में भी चर्चा कर चुके हैं कि द्वितीय युग की जो है एक विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, जिसकी सबसे मुख्य विशेषता देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण का उद्दीप्त स्वर भी है। ठीक है, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 166, वैदेही वनवास के लेखक हैं कौन है? वैदेही वनवास के लेखक वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अन्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 167, आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? तो कब तक माना जाता है वो 1900 से 1918 तक, 1900 से 1918 तक माना जाता है। 1918 के बाद क्या है हमारा छायावाद शुरू हो जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा सन 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इस युग को जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, 168, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? इनमें से कौन सा कवि जो है वो है द्विवेदी युग का? कौन सा कवि है? अभी हमने पढ़ा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को पढ़ा ना, ये है द्विवेदी युग के कवि। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923, राधाकृष्ण दास 1865 से 1907 तक इनका रहा और कार्यकाल। भारतेंदु युग के तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है वो 1883 से 1972 और द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि जसवंत सिंह जो हैं वो हैं 1626 से 1688 रीतिकाल के कवि हैं, है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 169 पर। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतिकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतिकार कौन माने जाते हैं? तो वह है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य की। चलिए बात करते हैं हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतिकार जो है मुकुटधर पांडे हैं। एक अर्थों में इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, कानन, कुसुम एवं पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इनको क्या है? छायावाद का प्रवर्तक या जनक भी कहा जाता है। रस कलश किसकी रचना है? बात करते हैं रस कलश पर। तो रस कलश जो है प्रश्न नंबर 170, रस कलश जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ना। चुपते चौपते, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, ये सब अयोध्या प्रसाद हरिऔध की मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, प्रेम 25 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी मंडल के कवि हैं, जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 171, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा मैथिली शरण गुप्त की जो प्रतिभा है किस साहित्य में झलकती है या देखने को मिलती है? तो वह है प्रबंधकार रूप में। वो एक बहुत अच्छे प्रबंधकर्ता हैं। ठीक है,
मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, पंचवटी 1925 और हिडिंबा आदि। ठीक है, हिडिंबा भी लिखा है उन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने। बात करते हैं 172 प्रश्न नंबर पर। तो निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? कौन सी रचना इसमें है जो नायिका प्रधान नहीं है? देखिए, यशोधरा नायिका प्रधान है। ठीक है, यशोधरा के ऊपर जो बुद्ध की पत्नी थी उनके ऊपर कहानी लिखी गई है। जो साकेत है वो भी उर्मिला पर निर्भर करती है, कहानी उर्मिला पर बेस्ड है। ठीक है, विष्णुप्रिया भी यहाँ पर एक पंचवटी कहानी है जो नायिका प्रधान कभी नहीं है। इसमें केवल एक नायिका को केंद्र में रखकर बात नहीं की गई है। ठीक है, पंचवटी बात करते हैं कि पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा विष्णुप्रिया 1957 आदि द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की जो है वो रचनाएं हैं। और यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन मिलता है तथा विष्णुप्रिया पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में वर्णन मिलता है। ठीक है, जबकि पंचवटी नायिका प्रधान नहीं है, जिसके क्या नायक हैं? लक्ष्मण है। पंचवटी के नायक कौन है? लक्ष्मण है। प्रश्न नंबर 173, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? हमें इनका क्या बताना है? सही अनुक्रम कौन सा है ये बताना है। ठीक है, ये सही अनुक्रम कौन सा है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि पंचवटी जो हमारा यशोधरा है, द्वापर है, पंचवटी साकेत ही गलत है। पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर ये है कालक्रम के हिसाब से सही। बाकी दो ऑप्शन अपने आप में ही गलत हो जाते हैं। पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 में क्या है? रचना होती है। प्रश्न नंबर 174, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कौन है? वो है मैथिली शरण गुप्त। इस पर भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। रंग में भंग नामक कृति राजपुतानी आनबान की कथा है जिसकी रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने की। इनकी अन्य जो कृतियां हैं या रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी भी है। प्लासी का युद्ध भी क्या है? इनका बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण रचना है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न नंबर 175, ठीक है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत का सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो वो है 9वां सर्ग। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है 9वां सर्ग है या 9वां सर्ग है। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे, ठीक है, और साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके 9वें सर्ग में क्या है? उर्मिला का विरह वर्णन मार्मिक ढंग से किया गया है। उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो इसके 9वें सर्ग में बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला रामकथा की उपेक्षित पात्र रही है। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी हैं जिनमें प्रमुख हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया आदि। प्रश्न नंबर 176 पर बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है? वो है चोखी चौपदे, इसकी सादे, चुपदे चौपदे, रस कलश आदि बहुत सी रचनाएं की हैं। चोखी चौपदे, रस कलश, विदेही वनवास, चुपदे चौपदे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ है ये और पथिक है रामनरेश त्रिपाठी की तथा वासव दत्त सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 177 पर। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कौन है? वो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि रहे हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार,
द्वापर, जयद्रथ आदि राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 178 भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो वो है राष्ट्रीय भावना। इसमें राष्ट्रीय भावना बहुत ही अच्छे रूप से क्या है दिखाई देती है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जो है मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती का 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत का गौरवगान भी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 179 रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद के में लिखा गया है? रत्नाकर जो कृत है गंगावतरण, उसका कौन सा छंद है, किस छंद में उसकी रचना हुई है? तो वो है रोला छंद में। किस छंद में? रोला छंद में उसकी क्या है रचना हुई है। द्वितीय युग के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगावतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में की है। रोला मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में क्या है 11-13 मात्राएं होती हैं रोला में। ठीक है। मात्राओं में यति तथा चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। एक तो प्रत्येक चरण में क्या है 24 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं कैसे होती हैं कि 11 और 13 में बटी होती हैं। ठीक है। और इसके अंत में क्या है 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है। गुरु और लघु, 2 गुरु और 2 लघु। ठीक है। ये इसका चिन्ह होता है मात्राओं का। प्रश्न नंबर 180 पर बात करें तो भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? यानी किस कवि को क्या है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? हमें बताना है। तो वो है मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त जो हैं आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय युगीन कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भक्त सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना एवं नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत एवं विष्णुप्रिया जो है इनकी मुख्य रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, चुपते चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश आदि जो है अधय सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी आदि जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की मुख्य रचनाएं हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 181 पर। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? कौन सा युग सबसे महत्वपूर्ण युग था हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से? तो वह है द्वितीय युग, जिसमें क्या है हिंदी भाषा के व्याकरण पर बहुत सुधार किया गया था। हिंदी भाषा पर बहुत सुधार किया गया था। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्वितीय युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका को है। द्विवेदी जी वर्तनी शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष बल देते थे। भारतेंदु युग को नवजागरण का युग माना जाता है। यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। ठीक है। प्रायः सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ। जो भारतेंदु काल है, भारतेंदु युग है, उसमें मुख्यतः अधिकतर यानी सभी जो आधुनिक जो गद्य विधाएं हैं उनका विकास हुआ। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश जो है वो छायावाद की प्रमुख देन है। हिंदी कविता में मुक्तक छंद जो है वो छायावाद में आया। परंपरा से हटकर नए भावबोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है। इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। परंपरा से हटकर जो कविताएं करना है उसका भावबोध जो है प्रगतिवाद में आया है। ठीक है। ये सभी युगों की मुख्य मुख्य विशेषताएं रही हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 182 पर। तो किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है ये भी हमने पढ़ा था कि किसान के रचनाकार हैं मैथिलीशरण गुप्त। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है। विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, साकेत, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा द्वितीय युगीन साहित्यकार राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथ, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनघ आदि मैथिलीशरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं।
1912 में प्रकाशित भारत भारती कृत गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। यशोधरा गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। 183 जो है, साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत में कितने सर्ग माने जाते हैं? तो 12। साकेत में कुल 12 सर्ग माने जाते हैं। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा कृत जो साकेत है उसमें 12 सर्ग हैं। यह रामकथा पर आधारित है। इसमें रामकथा में उपेक्षित नारी पात्रों की उनको क्या है, प्रमुखता दी गई है। विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग दर्शाया गया है। गुप्त जी की अन्य कृतियाँ रंगभंग, जयद्रथ, किसान, विकट भट्ट, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, वैतालिक, पंचवटी। ठीक है। प्रश्न नंबर 184 पर बात करें। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। यह पंक्ति लिखने वाले कवि कौन है? तो ये हैं राष्ट्रीय भावना से भरी ओतप्रोत पंक्ति लिखने वाले कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त। ठीक है। और इसकी रचना मैथिलीशरण गुप्त ने की है। उनकी कुछ मुख्य रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 185 की। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। यह जो पंक्ति है ये किसने लिखी है? ये पंक्ति लिखने वाले हैं हमारे रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित यह पंक्ति है। ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी प्रिय की सुधी संवाद सन्निहित, ये पंक्ति जो है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी दी थी। ठीक है। जिनमें से मिलन, पथिक और स्वप्न बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 186 की। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? तो वो विचार करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं का पूरा योगदान जाता है और सरस्वती पत्रिका का। ठीक है। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात कही। प्रश्न नंबर 187। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। ठीक है। अन्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है। उपयुक्त जो काव्य पंक्ति है वो किस जो है ग्रंथ से लिया गया है या किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो वो है जयद्रथ वध से लिया गया है और यह मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित पंक्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 188 पर बात करें। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति लिखने वाले कवि कौन है? तो ये और कोई नहीं हमारे मैथिलीशरण गुप्त हैं। और ये जो पंक्ति है वो है भारत भारती से ली गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 189 पर बात करें। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिलीशरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन काल की दृष्टि से क्या है, हमें मैथिलीशरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का क्या है कालक्रम बताना है, कौन सा सही है। इसमें से है विष्णुप्रिया, पंचवटी जो है जयद्रथ वध, यशोधरा, ये बिल्कुल गलत है। जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया ये सही माना जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाते हैं। देखते हैं। जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957 उनका जो है प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। प्रश्न नंबर बात करें 190 पर। प्रश्न नंबर 190। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? क्या बताना है इसमें से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? तो वो इतिवृत्तात्मकता है, सुधारवाद है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है, ये भी सही है। स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति नहीं है, ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाता है उत्तर के हिसाब से। काव्य की जो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है हमारा।
बात करते हैं ऑप्शन प्रश्न नंबर 191 पर, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मैथिली शरण गुप्त की। यहाँ पर हमारा जो है द्विवेदी युग के बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाते हैं। भारत भारती की रचना जो है, भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1912 है। ठीक है। गुप्त जी की अन्य जो रचनाएं जयतत्वत, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और रंग में भंग है। भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है। आगे जो है हम छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। जो प्रश्न पेपर से जुड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम उन पर बात करेंगे। ठीक है। तब तक जो है आप ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और हिंदी साहित्य के अन्य जो विषय हैं उस पर, जैसे कि आदिकाल, ठीक है, और उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन पर भी वीडियो है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए। ठीक है। चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए। जो भी डाउट है वो आप लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।